आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो ये हिस्सा है, आपको ये जो इसके अंदर एक टॉपिक सब टॉपिक कह सकते हैं, यह है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दो चीजें हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी इंसान किस तरह से अपने माल दौलत के बारे में किस तरह से ग्रोथ कर सकता है इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक ग्रोथ उसकी कैसे हो सकती है, और कैसे वो एक अच्छी लाइफ यानी डेवलपमेंट की तरफ गामजन हो सकता है, चल सकता है, उसके बारे में इस सब टॉपिक में डिस्कशन जारी है। ठीक है, पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में जाना था कि डेमोक्रेसी होने से आपको क्या क्या आउटकम्स मिलेंगे। If democracies are expected to produce good governments, then it is not fair to expect that they would also produce development. अब जो डेमोक्रेसीज हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गुड गवर्नमेंट मिले, ठीक है, देन इट इज नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट, और आप फिर ये बात सही नहीं रहेगी कि आप ये कहें कि डेवलपमेंट भी साथ में हो। ठीक है, दो चीजें एक साथ होना थोड़ा मुश्किल है। एविडेंस ने या आपके सामने प्रूफ्स मौजूद हैं, जो प्रैक्टिस में क्या होता है कि बहुत सारी डेमोक्रेसीज जो हैं वो एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाती। दे आर गुड एट गवर्नेंस बट दे आर नॉट meant for development cause, you can say. If you consider all democracies and all dictatorships for the 50 years, 50 साल के बीच में अगर हम एक अंदाजा लगाएं, 1950 से 2000 के बीच में जो डिक्टेटरशिप्स जो थे वो वहां पर थोड़ा सा हायर रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ का। यानी आप ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के मुकाबले डिक्टेटरशिप में थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है। तो अब इसका ये मतलब नहीं कि डिक्टेटर्स होंगे तो वर्ल्ड बहुत अच्छी तरह से डेवलप करेगा, ऐसा नहीं है। द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस। हाँ, ये बात एक सोचने की है कि डेमोक्रेसी में क्यों नहीं हायर डेवलपमेंट रेट मेंटेन हो रहा। बट दिस ऑलमोस्ट कैनॉट बी डन, कैनॉट बी अ रीजन टू रिजेक्ट। अब ये नहीं है कि किसी के पास अगर यानी डेमोक्रेसी ऐसे कि सारे के सारे लोग अमीर हो जाएं तभी डेमोक्रेसी चले, सही ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें पहले ही से पता है, इकोनॉमिक्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। कंट्री की पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कॉर्पोरेशंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, इस कॉर्पोरेशन जो दूसरे कंट्रीज से होता है उन सब पे डिपेंड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज को अडॉप्ट किया जाता है, और इसके साथ साथ कि इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है कंट्री की। हाउएवर, जो डिफरेंस है रेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज एंड विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज, ये जो है नेग्लिजिबल है। जो डिफरेंस अगर आप ओवरऑल देखेंगे बहुत इतना कम है। अगर डिक्टेटरशिप में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है ना, स्लाइट डिफरेंस है, तो आप ये नहीं कह सकते कि डिक्टेटरशिप इज बेटर आइडिया, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ हैं कि डिक्टेटरशिप बहुत मायने में बहुत ही बुरी होती है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी। अब एक बार और भी एक बात समझ ली कि लोकतंत्र में आप पूरी तरह आप पैसे कौड़ी में भी मजबूत हो पाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं है डेमोक्रेसी की। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो आपके नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप। इसका ये मतलब नहीं कि आप सोचे डिक्टेटरशिप में हम ज्यादा तरक्की कर लेंगे तो वही होना चाहिए, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत खराब हैं। When we find such significant difference in the rates of economic growth between countries जो डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में है, तो इसका जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि बेहतर है कि डेमोक्रेसी मेंटेन रहे। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स हैं। यहाँ पर देखिए, एक द रिच गेट बफ और रिच मिडिल पुअर, ये आपको क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पर, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स 2000 से 2006 के बीच में। ये क्या शो कर रहा है समझ लीजिए। निचला हिस्सा बॉडी का ये शो कर रहा है, जो पतली टांगे दिख रही हैं ये पुअर क्लास है, जो कमर पतली हो गई ये मिडिल क्लास है, और रिच गेट्स रिचर। ठीक है, यानी जो रिच थे पहले से उनकी इनकम में और बढ़ोतरी हुई है। ये एक तरह का मजाहिया आप समझ सकते हैं कि बताया गया, एक टॉन्ट किया गया एक तरह से। अब इकोनॉमिक आउटकम्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी के, उसके बारे में और थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स कर लें, आगे समझ लें। आर्ग्यूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट। जो आर्ग्यूमेंट्स है कि डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए वो बहुत ही
जज्बाती मामला भी है। दिस इज हाउ इट शुड बी, होना भी ऐसा चाहिए कि डेमोक्रेसी अपील करती है कुछ और गहरी वैल्यूज के बारे में। ये डिबेट को तो कभी भी आप रिजॉल्व सिंपल मैनर में कर भी नहीं सकते हैं, बट सम डिबेट्स अबाउट डेमोक्रेसी कैन एंड शुड बी रिजॉल्व बाय रेफरिंग टू सम फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में अगर बात करें तो बड़ी आसानी से ये शो कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या चीजें अलग अलग हैं। जो डिबेट अबाउट द इकोनॉमिक आउटकम्स, अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो ये एक तरह की उसी तरह की एक डिबेट है ये। Over the years, many students of democracy have gathered carefully evidence to see what the relationships or democracy with economic growth and economic inequality is। ये जानना चाहा कि डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो वो जो टेबल यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, द टेबल्स एंड द कार्टून हेयर प्रेजेंट सम कुछ एविडेंसेस बताए जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टेबल 1 क्या शो कर रहा है, शोज यहाँ नीचे देखिए टेबल 1 मौजूद है, ठीक है। ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइम, उनका ग्रोथ रेट 3.95। ऑल डिक्टेटोरियल रिजाइम्स, जहां जहां पर डिक्टेटरशिप है वहां थोड़ा सा बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ है 4.42, उधर 3 यानी आप कह सकते हैं कि 47 पॉइंट का अगर डिफरेंस है दैट इज नॉट सो, 0.47 पॉइंट का डिफरेंस जो है बहुत ही नेग्लिजिबल है। पुअर कंट्रीज जो डिक्टेटरशिप के अंडर में, वहां देखिए 4.34, और पुअर कंट्रीज जो डेमोक्रेसी के अंडर में वहां पर देखिए उन दोनों के रेट्स में 0.06% का बहुत ही छोटा फासला है। यानी पुअर कंट्रीज के लिए तो डिक्टेटरशिप बिल्कुल ही कारगर साबित नहीं हो रही है, जो सामने फिगर शो कर रहा है, ठीक है। और जो कंट्रीज डेवलप हैं ओवरऑल, उसमें भी देखिए फर्क कुछ ज्यादा नहीं है। अब टेबल 2 पे, टेबल 1 के बारे में डिस्कशन। टेबल 1 ये शो कर रही कि एवरेज डिक्टेटोरियल रिजाइम के पास थोड़ा सा एज है। टेबल 2 ये शो कर रही कि विद इन डेमोक्रेसीज देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज। देखिए इनइक्वालिटी का लेवल भी डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत ऊंचा हो सकता है, जबकि हम इक्वालिटी की बात करते हैं डेमोक्रेसी में तब भी। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील हैं, टॉप 20% पीपल जो है वो टेक अवे मोर देन 60% ऑफ नेशनल, मतलब 20% लोग जो हैं वो 60% नेशनल इनकम का हिस्सा है उनके पास होती है। यानी 100 में 20 लोग वो हैं जो रकम 60 लोगों के पास होनी चाहिए थी, वो सिर्फ 20 लोगों के पास। लिविंग लेस देन 3% फॉर द बॉटम 20%। अब ये 60-20 का रेशियो तो आपने समझ ही लिया, ठीक है। टॉप 20% टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम, बाकी क्या बचा, अब 80% तो यही हो गया। अब जो बचे हुए हैं गरीबों के लिए बहुत कम। कंट्रीज जैसे डेनमार्क और हंगरी हैं मच बेटर है इस मामले में। अब इसको देखेंगे हम, जरा चेक करें ये टेबल क्या कह रही है, ठीक है। देखिए इनइक्वालिटी जो इनकम की है सेलेक्टेड कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका की बात करें तो परसेंटेज शेयर नेशनल इनकम, आप समझिए नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री में साल भर में क्या हुआ, कितना पैसा आया गया, वो उसकी बात की जाएगी, ठीक है। तो जो टॉप 20% लोग हैं, मतलब जो 20% लोग रिच हैं, उनके पास पूरे नेशन की 65% इनकम जाती है, और बॉटम 20% उनको सिर्फ अराउंड 3% इनकम ही पहुंच पाती है। नेशनल इनकम जो है उसका इतना कम शेयर। यानी साउथ अफ्रीका में यू कैन से, अगर आप एक बात ये समझ लीजिए, आप कह सकते हैं कि अफ्रीकन नेशन ये जो साउथ अफ्रीका है 80% पीपल को सफर करना पड़ता है और गुजारा करना पड़ता है पूरे नेशनल इनकम के 40% शेयर पे, 35% पे अराउंड। जबकि 20% लोग जो अमीर हैं, जो हैं, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ब्राजील के बारे में बात करें तो स्लाइटली ब्राजील को 63% जाता है उनको, और यानी बाकी बचा हुआ मिडिल क्लास को। देखिए हंगरी में स्लाइटली बेटर है रेट कि नेशनल इनकम का 10% पुअर पीपल तक पहुंच रहा है। और उधर यूएसए को देखिए, वहां तो और भी गड़बड़ है मामला, ठीक है। सिर्फ 4% लोगों को, जो वर्ल्ड की अपने को प्रोक्लेम करता है कि हम वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसीज में हैं, बट स्टिल
सिर्फ 4% नेशनल इनकम का हिस्सा कहां से आता है? लोअर क्लास, यानी पुअर क्लास से, जो इकोनॉमिकली पुअर है। यूके में बेहतर हालात हैं, या यूके में यानी अगर कोई गरीब आदमी ब्रिटेन में है तो उसके हालात ब्राजील, साउथ अफ्रीका, रशिया और यूएसए इन सब से बेहतर होगा। और अगर वो डेनमार्क में रह रहा है तो और भी बेहतर होगा। और अगर वो हंगरी, एक कंट्री का नाम है, वहां रहेगा तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड स्लाइटली बेटर होगा अदर कंट्रीज के मुकाबले। अब आइए तीसरी वाली बात करें। यू कैन सी इन द कार्टून देयर इज ऑफन इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर द पुअरर सेक्शंस। अब कार्टून जो बना है उसके अंदर देखिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज पुअरर सेक्शन को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए कार्टून क्या कह रहा है। माय गुडनेस लिटिल फेला, हाउ फार डिड यू फॉल डाउन, यू टेल मी, कहां तक मैं पहुंच गया हूं। क्या ये गरीब आदमी, पुअर किड्स हैं, हाउसिंग नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, स्कूलिंग भी नहीं है और भूख तो है ही साथ में। ठीक है, इस चीज को समझिए। ये आगे चलिए और आगे चलते हैं। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, ये कैसे होगा? इनइक्वालिटी और पॉवर्टी यानी गरीबी को दूर कैसे किया जाएगा, रिड्यूस कैसे होगा, इसके बारे में बात करें। Perhaps more than development, it is reasonable to expect democracies to reduce economic disparities. आप डेवलपमेंट की बात अगर ना करें तो बेहतर ये होगा कि हम लोग रीजनेबल, ये ज्यादा रीजनेबल है कि हम डेमोक्रेसी में ये एक्सपेक्ट करें कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम है, यानी पैसे कमाने के मौके डेमोक्रेसी में ज्यादा हैं। ठीक है, इवन व्हेन अ कंट्री अचीव्स इकोनॉमिक ग्रोथ, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life? अगर मान लिए किसी कंट्री में तरक्की हो भी जाए तो क्या ये हो सकता है कि पूरे कंट्री के लोगों को बराबर का मौका मिलेगा बेहतर लाइफ जीने का? Is economic growth in democracies accompanied by increased inequalities among the people? क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो डेमोक्रेसी में है वो उसके साथ साथ इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा लोगों में? और डू डेमोक्रेसीज led to a just distribution of goods and opportunities? या ये भी, क्या ये भी पॉसिबल है कि डेमोक्रेसी में ज्यादा बेहतर मौके हों कि हर आदमी को चांस और सामान मिलने के मौके ज्यादा बने? अब देखिए इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। अगला पार्ट देखिए, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसीज जो बेस्ड होती हैं वो पॉलिटिकल इक्वालिटी है सबके पास। इसमें ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, सबके वोट की वैल्यू एक जैसी है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू पॉलिटिकल अरेना ऑन एन इक्वल फुटिंग, वी फाइंड इकोनॉमिक ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अगर हम पैरेलल कर सामने की तरफ इसको पैरेललाइज मतलब देखिए तो क्या होगा? इंडिविजुअल्स को ऊपर उठाना पॉलिटिकल अरेना में, ठीक है, बराबरी का दर्जा देना, हम फिर ये पाएंगे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में फंस रहे हैं। जैसे अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स, जो बहुत ज्यादा रिच हैं लोग, वो नेशनल इनकम का ज्यादातर शेयर उनके पास है। सर वर्ल्ड बैंक क्या होता है सर? वर्ल्ड बैंक में वर्ल्ड के यूएन ने एक इनिशिएटिव क्रिएट किया कि वर्ल्ड से हम अगर डिस्पैरिटी यानी इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हैं पूरी दुनिया का, तो कोई ऐसा बैंक होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीज को उधार दे सके और उनकी ग्रोथ में फायदेमंद साबित हो, है ना? जी अभी उसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी ये जो टॉपिक चल रहा है इसको जरा देखिए, इसमें जो टॉपिक है टेक्निकल पॉइंट्स बहुत हैं, है ना? एक तरफ क्या बात हो रही है कि आप डेवलपमेंट चाहते हैं, दूसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि जो है बेस्ट डेमोक्रेसी में वर्ल्ड हमारा दिखे। तो दोनों के बीच में उन्होंने डिफर करके बताया कि दोनों चीजें एक इक्वल रेट पर आगे नहीं बढ़ सकती। ये इस पर बहस चल रही है, ठीक है? अब जैसे किसी भी कंट्री में जो अल्ट्रा रिच, ये अल्ट्रा रिच कौन लोग हैं? जिनकी जिंदगी मोर देन बेटर है ना जी भाई? अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे पता है, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, वो अल्लाह आलम सही है या गलत है, कि जो एक लिपस्टिक यूज करती हैं नीता अंबानी,
जी, जाहिर सी बात है, उनकी अपनी दौलत है, उसमें एक बंगलो खरीदा जा सकता है। आपके हिसाब से एक बंगलो की क्या कीमत होगी? बंगला हो 500 स्क्वायर फीट का ही मान लीजिए, 1000 स्क्वायर फीट से तो नीचे होगा ही नहीं बंगला। जी सर। तो आपके अगर गांव में भी अगर बात करें जहां पे बहुत भी सस्ता हो, तो एक बंगला कम से कम 50 लाख का तो होगा ही, अगर बंगला है वो तो, जी है ना? तब आप समझ सकते हैं कि एक लिपस्टिक की कीमत, समझ में आई बात? तो ऐसे क्यों हुआ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हम सबको रॉन्ग वेज ना सोच के, उन्होंने बिजनेस किया, नेशनल इनकम में सबसे बड़ा शेयर उनके पास, या 4 5 6 बड़े घराने हैं, सिर्फ वही टोटल नेशनल इनकम का बड़ा शेयर उनके पास है। ठीक है, मैं ये बात इसलिए छेड़, जो जहां टॉपिक बताया जा रहा है उसकी तरफ गौर करिए। मुझे इससे जी कोई सर। तकलीफ नहीं है, और भी हैं, अब जो फिल्म स्टार्स हैं वो तो इससे भी महंगा महंगा सामान यूज करते हैं, है ना? नहीं सर, ये तो चैप्टर को रात को मैं पढ़ा था तो वर्ल्ड बैंक आया था तो वो समझ में नहीं अभी आया अभी था मैं अभी इसलिए। अभी अभी उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ठीक है अभी ठीक है। आज ही करेंगे। तो यहां पर डिस्कशन का टॉपिक है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, जैसे स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिसप्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। वेल्थ यानी पूरे कंट्री में अमीरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी एक कंट्री को बसाया जाए जहां पे 100 लोग बसाए जाए जिनमें 5 अमीर हों और 95 का मतलब, अगर आपके हिसाब से 45% मिडिल क्लास हो, 50% गरीब हो, अगर ऐसा कोई कंट्री आप इमेजिन कीजिए, उसमें आप ये देखेंगे कि कुछ साल के बाद जब काम धंधा होगा तो लाजमी बात है कि जिसके पास पैसा है वही काम पैदा करेगा, है ना? तो क्या आप देखेंगे कि जो इनकम हुई टोटल, मान लिए कि 100 रुपए इनकम हुई उस कंट्री की एक साल में, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए इनकम हुई, तो आप ये देखेंगे कि 100 का 95 रुपया जो था फायदे का, वो किसके पास गया? जिसने पैसा लगाया। पैसा किसने लगाया? 5% पीपल ने, इस केस में देखिए, ठीक है? तो आप ये 95 रुपए कहां गए? जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, प्रॉफिट उन्हीं को होगा, लाजमी बात है। मिडिल क्लास को हार्डली, मिडिल क्लास मतलब जो वो कमा पाया होगा वो 1 आध %, और उसमें जो रोड्स बनाने में, इसमें उसमें जो गरीब आदमी को फायदा हो गया हो वो 5% इनकम। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी जी सर। तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन ये चीजें तो आपकी डिक्टेटरशिप में भी पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है? खैर, अभी देखिए इसमें और आगे क्या पॉइंट्स पर डिस्कशन चला है। तो दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। उनके पास तो रोजाना सुबह से शाम तक खटना है, और रोटी का जुगाड़ कीजिए और सो जाइए चुपचाप, फिर अगले दिन जुटिए, फिर काम कीजिए, फिर पैसा कमाइए। ये किसकी लाइफ है? पुअरर पीपल। और वो भी काम मिले तो बड़ी बात, काम के लिए फिर वो रिच पर ही डिपेंड करेंगे। अब दूसरी जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स लाइफ की कौन कौन सी हैं? फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ। जब खाने से फुर्सत, खाना ही नहीं मेंटेन होगा। आप लोग 1 मिनट क्लास में होल्ड कीजिए कि कोई कॉल थी, जरा रिसीव कर लूं उसको, ठीक है? फोन आया था जरा। चलिए ठीक है। तो एक्चुअल लाइफ में क्या है? ये तो सब थियोरेटिकल नॉलेज, अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, थ्योरीज पढ़ रहे थे। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे एक्चुअल लाइफ की, कि एक्चुअली होता क्या है। इन एक्चुअल लाइफ democracies do not appear to be very successful in reducing economic inequalities. ऐसा लगता है, महसूस होता है कि डेमोक्रेसी के अंडर में जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो बहुत सक्सेसफुल हो। ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन है। ठीक, द पुअर कॉन्स्टिट्यूट a large proportion of our voters and no party will like to lose their votes. जाहिर सी बात है। Yet democratically elected government do not appear to be as keen to address the question of poverty as you would expect them to.
95% लोग किसी भी कंट्री के, ठीक है, वो लार्ज पोर्शन है, वोट्स का सबसे बड़ा पोर्शन उन्हीं का है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी पॉवर्टी दूर करने के बारे में ऐसा लगता नहीं कि कुछ वो करना चाह भी रहे हैं इसमें, ठीक है। ऐसा ये बुक कह रही है, मेरे अपने व्यूज अलग हैं, ठीक है, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपने वोट बैंक को बचाने पर ज्यादा फोकस करते हैं बनिस्बत इस चीज के कि वो गरीबी या डेवलपमेंट या इस तरह की बात इस पर काम करें। ये जो सिचुएशन है बहुत वर्स हो जाती है कुछ कंट्रीज में, जैसे बांग्लादेश, मोर देन हाफ जिसकी पॉपुलेशन है वो तो रह रही है गरीबी में। People in several poor countries are now dependent on the rich countries even for food supplies, you know। कुछ गरीब कंट्रीज ऐसे भी हैं कि जो देश कदरन बेहतर जिनके हालात हैं उन पर पूरी तरह से डिपेंड हो गए कि वो उनके साथ कुछ मदद का मामला करें ताकि वो खाना खा सके, ठीक है, ये समझिए। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आइए, देखिए एक और कार्टून आपको सामने दिखाई दे रहा है, वर्ल्ड्स वेल्थ ओन्ड बाय अ फ्यू। पूरी दुनिया में ये देखिए, ये जो आपको सामने डायग्राम दिख रहे जो वो दिख रहा है, अब आप ये समझिए पूरी दुनिया की वेल्थ का 50% हिस्सा किसके पास है? कुछ लोगों के हाथ में है, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही, इसका ये मतलब नहीं आप बोल नहीं सकते, आप अपनी बात रखिए, जो चीज नहीं समझ में आती, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अब, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी को हम डेमोक्रेसी के अंडर में किस तरह से, एकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट करना एक्चुअली, ठीक है। टू डू डेमोक्रेसीज लीड टू पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ अमंग सिटीजन्स। क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र आने से यानी डेमोक्रेसी के रहने से आप सुकून से और खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते हैं? I will be fair. It will be fair expectation that democracy should produce a harmonious social। हाँ, लेकिन हम डेमोक्रेसी के अंडर में ये उम्मीद जरूर करें, करना भी चाहिए कि हमारी जिंदगी खुशहाल होगी। हार्मोनियस मतलब खुशहाल। We have seen in the earlier chapters how democracies accommodate various social division। पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसीज किस तरह से डिफरेंट सोशल डिविजन्स जो हैं लोगों के, आपने पढ़ा था पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, स्पेशली डिजाइन था कि किस किस तरह से सबको एकोमोडेट किया। वी सॉ इन द फर्स्ट चैप्टर हाउ बेल्जियम ने सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लिए डिफरेंसेस जो एथनिक पॉपुलेशंस के थे, लोकल पॉपुलेशंस के। डेमोक्रेसी यूजुअली डेवलप अ प्रोसीजर टू कंडक्ट their competition। This reduces the possibility of these tensions becoming explosive। और अब डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि यूजुअली ऐसा माहौल डेवलप होता है, ऐसा प्रोसीजर डेवलप होता है, ठीक है, कि उनके कंपटीशन में टू कंडक्ट देयर कंपटीशन यूजुअली डेवलप करता है प्रोसीजर जिससे एक एथनिक ग्रुप दूसरे एथनिक ग्रुप के मुकाबले डेवलप होना चाहता है, एक फेयर कंपटीशन पैदा करता है। इससे क्या होता है, तो उनका जो टेंशन है वो रास्ता बदल जाता है। जस्ट लाइक पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करेगा वो इंडिया से रिच हो, बांग्लादेश कोशिश करेगा वो पाकिस्तान से रिचर हो, और इंडिया कोशिश करेगा वर्ल्ड के और बड़े, ये हमारी खुशकिस्मती है, हम वर्ल्ड के जो बड़े कंट्रीज हैं उनसे compete कर रहे हैं, और करना भी जरूरी है, ठीक है। तो इस ये होता रहे, ये एक तरह, ये कब पॉसिबल हुआ, जब डेमोक्रेसीज काम कर रही है तो। देन आगे देखते हैं। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी सोसाइटी ऐसी बनी नहीं है कि परमानेंटली कोई सॉल्यूशन निकाल सके कॉन्फ्लिक्ट्स का, स्ट्रगल्स का, बट वी कैन सर्टेनली लर्न टू रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस। हाँ, लेकिन हम इन डिफरेंसेस को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं, और हम ये भी मैकेनिज्म बना सकते हैं कि डिफरेंसेस को कैसे मैनेज किया जाए। नेगोशिएट मतलब मैनेज किया जाए। डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस, और डेमोक्रेसी में ही ये माहौल बनेगा कि आप आउटकम निकाल पाए,
क्या आउटकम? कि एक अच्छा माहौल बने। Non-democratic regimes often turn a blind eye to the or suppress internal social differences. अब जब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं या जहां पे तानाशाही है, वो तो बिल्कुल ही मुखालिफत को बर्दाश्त ही नहीं करते हैं, अक्सर सोशल डिफरेंसेस को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझने के बजाय उसको दबाने की कोशिश करते हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ये डेमोक्रेटिक रिजाइम्स का प्लस पॉइंट है, डेफिनेट प्लस पॉइंट है कि इसमें डिफरेंसेस का सॉल्यूशन मौजूद है, सोशल डिफरेंसेस का सॉल्यूशन मौजूद है। लेकिन जो एग्जाम्पल है श्रीलंका का, वो हमें याद दिलाता है कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन, दो कंडीशंस अगर कोई भी डेमोक्रेसी फुलफिल कर रही है तभी कुछ आउटकम उससे निकाला जा सकता है, सक्सेसफुल मानी जाएगी। पहला है, पहले शर्त क्या है, पहली कंडीशन, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। ये बहुत जरूरी है समझना, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट डेमोक्रेसी सिंपली मेजॉरिटी ओपिनियन से रूल नहीं होती, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट्स फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। अब मेजॉरिटी क्या करती है? ऑलवेज नीड्स टू वर्क, हमेशा मेजॉरिटी को काम करना पड़ेगा माइनॉरिटी के साथ ताकि रिप्रेजेंट कर सके हम जनरल व्यू अपना। अदरवाइज जो भी फैसला मेजॉरिटी करेगी अगर वही एक्सेप्टेबल होगा तो माइनॉरिटीज के राइट्स को भी कुचला जा सकता है, मुमकिन। इसलिए जब भी कोई गवर्नमेंट बनेगी तो माइनॉरिटी को होने में ओवरऑल व्यू हमारा डेमोक्रेटिक बनेगा, अदरवाइज हम डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होने के बहुत चांसेस बन जाएंगे हम। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन और रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। हाँ, एक बात और भी जानने की है कि मेजॉरिटी, दैट रूल बाय मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी। हाँ, मेजॉरिटी का रूल होने का ये मतलब नहीं है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल प्रिवेल करे, जिसमें फर्क है दोनों में, समझिए। लोकसभा में, आप पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी हो, ठीक है, उनमें व्यूज के अंदर कौन किसके साथ खड़ा है ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग पूरी पार्लियामेंट को हैंड ओवर अपने ले सकें। ये डेमोक्रेसी के वैल्यूज के अगेंस्ट होगा। तो डेमोक्रेसी को आप ये समझ लिए कि इसका मतलब नहीं कि मैं, मेरी मेजॉरिटी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप की मेजॉरिटी है तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री में लॉ एंड शेयर पाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा उसको माइनॉरिटी के साथ काम करना पड़ेगा ताकि जो डिस्प्ले बने वो डेमोक्रेटिक बने। Rule by majority means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. अभी हर चीज हर मामले में मेजॉरिटी बनाते फिर रहे हैं। Democracy remains democracy only as long as every citizen has a chance of being in majority at some point of time. होना ये चाहिए कि डेमोक्रेसी में एक पर्टिकुलर चीजों पर जनरल राय, मेजॉरिटी की राय बने, मतलब ऐसे इश्यूज पर बने, ठीक है। इफ समवन इज बार्ड फ्रॉम बीइंग इन मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेस टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन और ग्रुप। कोई कहीं पैदा हुआ, उसमें कोई गलती उसकी नहीं, उसके हिसाब से अगर डेमोक्रेसी में डिसीजन के ऊपर उसका असर पड़ा, ठीक है, उसके खिलाफ हुआ, तो मतलब वहां पर डेमोक्रेटिक रूल है ही नहीं। ओके, ये जो दो इमेजेस हैं यहाँ डिपिक्ट कर रही हैं दो अलग अलग तरह के इफेक्ट्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के कैन हैव ऑन सोशल डिविजन। सोशल डिवीजन पे दो तरह के असर पड़ सकते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, टेक वन एग्जांपल ऑफ ईच इमेज एंड राइट अ पैराग्राफ, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। देन ग्रीटिंग और ये एनिमीज के बारे में बात है। नाउ अब ये अगला पॉइंट जो हमारे सामने है जिस पर हमारी बात चलेगी वो है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा,
डिग्निटी और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम। इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी के लिए डेमोक्रेसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म। Every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. हाँ, अब देखिए, अगर लोगों में इक्वालिटी नहीं होगी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तो स्ट्रगल पैदा होगा। ठीक है, द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम्स आर बेस, दो चीजें, पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम। हमें एक जज्बा होना चाहिए किस बारे में, कि हम दूसरे की इज्जत करेंगे और दूसरे, और फ्रीडम, हम आजाद भी रहेंगे। ये बेसिस हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस, इस बात को थ्रू आउट द वर्ल्ड माना भी गया है। एटलीस्ट इन प्रिंसिपल, तो मतलब सिद्धांत तो यही बनाया गया, रूल तो यही बनाया गया। दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज, अलग अलग डेमोक्रेसीज में अलग अलग डिग्री तक इसको अचीव भी किया गया है। For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. हाँ, जो डेमोक्रेसी या जो सोसाइटीज, ठीक है ना, which have been built बहुत पुराने जमाने से, लॉन्ग टाइम से रन होते आ रहे हैं, सबकी कौन किसका सबॉर्डिनेट, किसी का डोमिनेट करेगा किसको, या कोई दूसरा सबॉर्डिनेट बनेगा, ये बहुत टाइम से चला आ रहा है। और डेमोक्रेसी की उस वैल्यू के खिलाफ है जिसमें कहा जाता है सारे इंडिविजुअल्स इक्वल हैं। एक केस लिया जाए डिग्निटी ऑफ विमेन का, तो ज्यादातर सोसाइटीज पूरे वर्ल्ड में जो है हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज रही हैं। लॉन्ग स्ट्रगल्स विमेन ने किया है इस बारे में, कुछ सेंसिटिविटी आजकल आई है, दैट रेस्पेक्ट टू एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ विमेन are necessary ingredients of democratic society। अब कुछ इतना जब लॉन्ग स्ट्रगल्स हुए तब जाके लोग सबको समझ में आया कि विमेन को भी इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो डेमोक्रेसी को मेंटेन रखना, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल। दैट डज नॉट मीन दैट विमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। इसका ये मतलब नहीं कि औरतों के साथ हमेशा इज्जत का ही मामला होता रहा है ना, with respect. But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally। अब ये दिया हुआ है कि एक बार जब ये रूल यानी प्रिंसिपल को पहचान लिया जाता है कि हमें विमेन फोक को रेस्पेक्ट देनी है, ट्रीट करना है इक्वली, तो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है औरतों के लिए कि वो एक स्ट्रगल कर सकें, ठीक है, विच इज नाउ अनएक्सेप्टेबल लीगली, कि विमेन फोक के साथ जो आपने डोमिनेंट रवैया अपनाया है वो लीगली ठीक नहीं है और मॉरली भी ठीक नहीं है, ये बात मान ली गई। इक्वालिटी प्रिवेल करना होगा, ये बात सोसाइटी में बताने में हम कामयाब रहे। इन नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप्स, तो वहां पे क्या होता है, इन दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस। हाँ, जो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप हैं वहां पर अगर इस तरह के फर्क की बात, मतलब कि विमेन इक्वल फोक है या नहीं मानी जाएगी, तो उसके लिए कोई लीगल रास्ता नहीं बचता, क्योंकि जो प्रिंसिपल इंडिविजुअल फ्रीडम का है और डिग्निटी का है वो तो पहले ही लीगल और मॉरल फोर्स है ही नहीं वहां पर। ठीक है, द सेम इज ट्रू फॉर कास्ट इनइक्वालिटीज। डेमोक्रेसी इंडिया में जो है वो स्ट्रेंथेंड है इन क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। ठीक है, डेमोक्रेसी जो इंडिया में है वो स्ट्रेंथ हुई किस वजह से, कि जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको हम आगे लेके आएंगे, इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। ये जो इंस्टांसेस हैं अभी भी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज और एट्रोसिटीज मौजूद हैं, बट दीज लैक द मॉरल एंड लीगल फाउंडेशंस। Perhaps it is recognition that makes ordinary citizen value their democratic rights। और जब कानून बन जाता है, हरिजन एक्ट आपको याद होगा वो बन गया, तो उससे क्या हुआ, कानूनी बेसिस मिल गया कि कोई अगर कास्ट
और क्रीड के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करेगा या उन्हें हर्ट करेगा, तो स्पेशली अगर SC ST से बिलोंग करता है तो फिर उसके लिए कानून बाकायदा है कि उसको सजा दी जाए। Expectations from democracy also function as the citizen criteria for judging any democratic countries। और जो उम्मीदें हैं डेमोक्रेसी से, ठीक है, ये भी क्राइटेरिया है जज करने का जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। What is most distinctive about democracy is that its examination never gets over। लोकतंत्र के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, ये नहीं होगा कि एक लेवल पहुंच के हम चुप हो जाएंगे। As democracy passes one test, फिर दूसरा टेस्ट फिर तैयार हो जाता है, क्योंकि लोग जो हैं गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दे आस्क फॉर मोर। कुछ बेनिफिट डेमोक्रेसी से मिले तो अब फिर और चाहिए, तो और भी चाहिए, तो फिर इवन बेटर यानी पॉलिशिंग उसके ऊपर होते ही जाएगी इस वे में। दैट इज व्हाई व्हेन वी आस्क पीपल अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, दे विल ऑलवेज कम विद मोर एक्सपेक्टेशन। तो जब भी आप पूछेंगे कि लोकतंत्र में कैसे काम होना चाहिए, तो लोगों के पास हमेशा कुछ और नई उम्मीदें पाएंगे और कुछ कंप्लेन्स भी जरूर पाएंगे। तो फैक्ट क्या है कि लोग जो हैं दे आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ अ टेस्टिमोनी टू बी सक्सेस। कंप्लेन कर रहे हैं, इसका मतलब डेमोक्रेसी कामयाब हो रही है। यानी उसका चलन बढ़ रहा है, तभी लोगों को उससे कुछ उम्मीदें पैदा हुई। और शिकायत पैदा होने का मतलब ही यह है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है। इट शोज दैट पीपल हैव डेवलप अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सपेक्ट। और ये भी लोगों के अंदर खासियत आ गई है कि वो अवेयर हो रहे हैं, ओके। पब्लिक एक्सप्रेशन जो डिससेटिस्फैक्शन का है डेमोक्रेसी का, shows the success of democratic project। It transforms people from the status of a subject into that of a citizen। Most individuals today believe that their vote makes a difference। ज्यादातर लोग, अब हम सब, आपको पता है कि हम लोग जानने लगे कि हमारा वोट कीमती है। तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारा डेमोक्रेसी में यकीन बढ़ा है, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। रोजा पार्क्स स्टिल इंस्पायर्स, देखिए क्या है, मॉरल करेज, ठीक है। आवर लीडर्स टुडे, है लेडी दैट्स माय सीट। ये जो कार्टून इलस्ट्रेट करेक्ट पॉइंट मेड इन दिस सेक्शन, यानी डिग्निटी और फ्रीडम। अंडरलाइन करिए सेंटेंस वहां से, ओके। तो आपको एक्सरसाइज दी है। अब ये देखिए यहाँ पर जो ग्राफ दिया उसको देखते हैं। बिलीव इन द एफिकेसी ऑफ वोट इज प्लेस्ड अबव द कैलकुलस ऑफ यूटिलिटी। साउथ एशिया, अच्छा चलिए और आगे चलते हैं। इसको आप इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी ऑलमोस्ट, ये तो कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर।